आप पुरानी हवेलियों और उनके अनकहे रहस्यों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। आज मैं आपको 7वीं हवेली कालरात्रि की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके हर कोने में डर और रहस्य छिपा हुआ है। तैयार हो जाइए एक रोमांचक और डरावने सफर के लिए। मैं मनोज, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी सुनो पर। तो शहर की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में छिपी 7 पुरानी हवेलियों का एक समूह सदियों से रहस्य और किंवदंतियों का केंद्र रहा था। स्थानीय लोग इन हवेलियों को अशुभ मानते थे और सूर्यास्त के बाद उनके पास भी जाने से डरते थे। इनमें से 6ठी हवेली तो पूरी तरह से खंडहर हो चुकी थी, लेकिन 7वीं हवेली, जिसे कालरात्रि के नाम से जाना जाता था, आज भी अपनी भव्यता और भयावहता के साथ खड़ी थी। राधिका अपने 3 जिगरी दोस्तों आदित्य, श्वेता और करण के साथ छुट्टियों पर निकली थी। राधिका को पुरानी और रहस्यमय जगहों के बारे में जानने का बहुत शौक था। इंटरनेट पर खोज करते हुए उसे कालरात्रि हवेली के बारे में पता चला। किंवदंतियों के अनुसार इस हवेली में एक धनी जमींदार का परिवार रहता था, जो एक रात रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया था। तब से हवेली में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने और असामान्य घटनाएं होने की बातें कही जाती थी। राधिका ने अपने दोस्तों को हवेली के बारे में बताया। आदित्य और करण थोड़े हिचकिचा रहे थे, लेकिन श्वेता को रोमांच बहुत पसंद था और आखिरकार वह दोनों को मनाने में कामयाब रही। उन्होंने फैसला किया कि वे एक दिन कालरात्रि हवेली जाएंगे और देखेंगे कि कहानियों में कितनी सच्चाई है। अगले दिन चारों दोस्त अपनी कार से कालरात्रि हवेली की ओर रवाना हुए। रास्ता सुनसान और घुमावदार था। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंच रहे थे, वातावरण में एक अजीब सी उदासी और भारीपन महसूस होने लगा। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। ऊंची दीवारें, टूटे हुए बुर्ज और खिड़कियों में झांकता हुआ अंधेरा। हवेली के मुख्य द्वार पर एक पुराना जंग लगा हुआ ताला लटका हुआ था, लेकिन दीवार का एक हिस्सा टूटा हुआ था, जिससे अंदर जाने का रास्ता बन गया था। राधिका ने ताला देखा और कहा, लगता है कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया। आदित्य ने चारों ओर देखते हुए कहा, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चले जाना चाहिए। श्वेता ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, अरे यार, इतना डरपोक मत बनो, यही तो मजा है। और वह टूटी हुई दीवार की ओर बढ़ गई। राधिका और करण भी उसके पीछे पीछे चले गए, जबकि आदित्य अनिच्छा से उनके साथ हो लिया। हवेली के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई हर चीज, टूटे हुए फर्नीचर, फटे हुए पर्दे और दीवारों पर उखड़े हुए पेंटिंग के टुकड़े। हर कोने में एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे सदियों से यहां कुछ सड़ रहा हो। राधिका को एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली, जो एक टूटी हुई मेज पर पड़ी थी। उसने धीरे से डायरी उठाई और उसके पन्ने पलटने लगी। डायरी की लिखावट पुरानी और धुंधली थी, लेकिन राधिका उसे पढ़ने की कोशिश करने लगी। डायरी में उस जमींदार ठाकुर सूरज सिंह की कहानी लिखी थी। ठाकुर सूरज सिंह एक क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति था, जिसने अपनी प्रजा पर बहुत जुल्म किए थे। डायरी में उनकी पत्नी रानी मोहिनी देवी के बारे में भी लिखा था, जो एक दयालु और धार्मिक महिला थी, लेकिन अपने पति के अत्याचारों से बहुत दुखी थी। जैसे जैसे राधिका डायरी पढ़ती गई, उसे पता चला कि ठाकुर सूरज सिंह और रानी मोहिनी देवी की एक प्यारी बेटी थी, जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी बहुत ही सुंदर और सुशील थी और पूरे गांव में उसे बहुत प्यार किया जाता था। लेकिन एक रात नंदिनी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। ठाकुर सूरज सिंह ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। नंदिनी के गायब होने के बाद रानी मोहिनी देवी पूरी तरह से टूट गई। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और हमेशा अपनी बेटी को याद करके रोती रहती थी। कुछ महीनों बाद उनकी भी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। ठाकुर सूरज सिंह अकेले रह गए और हवेली में हमेशा एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। डायरी में आगे लिखा था कि नंदिनी की आत्मा आज भी हवेली में भटकती है, अपनी मौत का सच जानने के लिए। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात को उसकी चीखें हवेली के आसपास सुनाई देती हैं। राधिका ने डायरी बंद कर दी। उसके चेहरे पर डर और उत्सुकता का मिश्रण था। उसने अपने दोस्तों को डायरी में लिखी हुई बातें बताई।
श्वेता और करण भी सुनकर सहम गए, जबकि आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया था। तभी हवेली के अंदर अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कहीं से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, तो कहीं से किसी के फुसफुसाने की। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। अचानक हॉल के बीच में रखा हुआ एक पुराना झूमर तेजी से हिलने लगा, जैसे कोई उसे जोर से धक्का दे रहा हो। झूमर की जंजीरें चटकने लगी और वह जोर से नीचे गिरकर टूट गया। चारों दोस्त डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। उन्हें महसूस हो रहा था कि वे इस हवेली में अकेले नहीं हैं। रात बढ़ती गई और हवेली में अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। कभी किसी कमरे से पायल की झंझनाहट सुनाई देती, तो कभी किसी दीवार पर किसी के चलने की धीमी आवाज। राधिका को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा हो, जबकि आदित्य को बार बार किसी ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस हो रहा था। श्वेता, जो शुरू में सबसे ज्यादा उत्साहित थी, अब डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। करण भी हिम्मत हार रहा था। राधिका ने उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी अंदर से बहुत डरी हुई थी। तभी उन्हें हवेली के ऊपरी मंजिल से एक धीमी और दर्दनाक चीख सुनाई दी। ये चीख इतनी भयानक थी कि चारों दोस्त डर के मारे जम गए। ये वही चीख है जिसके बारे में डायरी में लिखा था, राधिका ने डरते हुए कहा। उन्हें एहसास हुआ कि वे सच में एक भूतिया हवेली में फंस गए हैं। उन्हें किसी भी कीमत पर यहां से बाहर निकलना था। चारों दोस्त धीरे धीरे ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। हर कदम पर उन्हें डर लग रहा था कि कहीं कोई भयानक चीज उनके सामने न आ जाए। सीढ़ियां पुरानी और चरमराती थी और हर आहट उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा रही थी। ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरा खुला हुआ है और उसमें से हल्की रोशनी आ रही है। वे धीरे धीरे कमरे के अंदर दाखिल हुए। कमरे में एक पुरानी पालकी रखी हुई थी और उसके पास एक छोटी सी बच्ची की गुड़िया पड़ी थी। कमरे की दीवारों पर बच्चों के हाथों से बनाए हुए चित्र लगे हुए थे। राधिका ने गुड़िया उठाई। वह बहुत पुरानी और फटी हुई थी। तभी उन्हें कमरे के एक कोने में एक और डायरी दिखाई दी। यह डायरी छोटी थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे ने लिखी हो। राधिका ने डायरी खोली और पढ़ने लगी। यह नंदिनी की डायरी थी। उसमें उसने अपनी खुशी, अपने सपने और अपने डर के बारे में लिखा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर उसने लिखा था कि उसे एक नौकर से डर लगता है जो उसे हमेशा बुरी नजरों से देखता है। तभी कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और कमरे में अंधेरा छा गया। चारों दोस्त डर के मारे चीख पड़े। जब लाइटें वापस आईं, तो उन्होंने देखा कि कमरे में एक धुंधली सी आकृति खड़ी है। वह एक छोटी सी बच्ची की तरह दिख रही थी और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। तुम नंदिनी हो? राधिका ने डरते हुए पूछा। बच्ची की आकृति ने धीरे से सिर हिलाया। फिर उसने अपनी छोटी सी उंगली से कमरे के एक कोने की ओर इशारा किया। चारों दोस्त उस कोने की ओर बढ़े। वहां उन्हें एक छुपा हुआ दरवाजा मिला। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक छोटा सा कमरा था और कमरे के बीच में एक पुराना संदूक रखा हुआ था। राधिका ने संदूक खोला। उसके अंदर नंदिनी के कुछ पुराने खिलौने और कपड़े रखे हुए थे। सबसे नीचे उन्हें एक खून से सना हुआ चाकू मिला। उसी पल उन्हें पीछे से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। वे मुड़े तो देखा कि एक बूढ़ा और भयानक दिखने वाला व्यक्ति उनके पीछे खड़ा है। उसकी आंखों में लालच और क्रूरता झलक रही थी। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से में कहा। उसकी आवाज भारी और कर्कश थी। आदित्य ने डरते हुए कहा, हम बस घूम रहे थे। झूठ मत बोलो, तुम लोग जानते हो कि यहां क्या है, बूढ़े व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा और उनकी ओर बढ़ने लगा। राधिका को तुरंत समझ में आ गया कि यह वही नौकर है जिसके बारे में नंदिनी ने अपनी डायरी में लिखा था। इसी ने नंदिनी को मारा था और रानी मोहिनी देवी की मौत का भी यही कारण था। तभी कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं और उस बूढ़े व्यक्ति की एक भयानक चीख सुनाई दी। जब लाइटें वापस आईं, तो वह बूढ़ा व्यक्ति गायब था। उसकी जगह नंदिनी की धुंधली आकृति खड़ी थी और उसकी आंखों में अब उदासी की जगह शांति और कृतज्ञता का भाव था। नंदिनी की आकृति ने धीरे से मुस्कुराया
और फिर धीरे धीरे हवा में घुल गई। उस रात के बाद काल रात्रि हवेली में कभी कोई अजीब आवाज या घटना नहीं हुई। राधिका और उसके दोस्तों ने पुलिस को सारी बात बताई और उन्हें वह खून से सना हुआ चाकू भी दिखाया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। राधिका और उसके दोस्तों ने मिलकर नंदिनी और रानी मोहिनी देवी की आत्मा को शांति दिलाई थी। उन्होंने उस हवेली के रहस्य को उजागर किया था जिसने सदियों से लोगों को डराया हुआ था। तो दोस्तों, ये थी 7वीं हवेली की अनसुनी कहानी। क्या आपको लगता है कि नंदिनी की आत्मा को शांति मिली होगी? और क्या वह बूढ़ा नौकर हमेशा के लिए गायब हो गया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से सावधान रहें।